और डेटाबेस को अपने स्टार्ट करने तो स्टार्टअप की कमांड है क्या, स्टार्टअप। स्टार्टअप के आगे आप पैरामीटर फाइल का नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो वो डिफॉल्ट फाइल को उठा लेगी। अगर डिफॉल्ट फाइल नहीं है तो फिर इनिट फाइल एसपी फाइल को उठाएगी। अगर एसपी फाइल नहीं होगी तो पी फाइल को उठाएगी, पी फाइल नहीं होगी तो इनिट फाइल जो है उसको उठा लेगी। जैसे ही आप स्टार्टअप की कमांड देंगे तो शट डाउन से डेटाबेस नो माउंट स्टेट के अंदर आ जाएगी। शट डाउन से नो माउंट स्टेट का मतलब है डेटाबेस ने पैरामीटर फाइल को रीड कर लिया है और इंस्टेंस क्रिएट हो गया। शट डाउन से नो माउंट में आने का मतलब है कि आपका इंस्टेंस अवेलेबल हो गया है, आपके मेमोरी स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, मेमोरी में जगह डीबीएमएस ने बना ली है, लेकिन अभी तक वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ। अगर आप पैरामीटर फाइल को गौर से देखें, उसकी एग्जांपल जो इसी चैप्टर के अंदर गिवन है, तो हमें नजर आएगा कि पैरामीटर फाइल के अंदर एक और फाइल का एड्रेस गिवन है। वो कौन सी फाइल है, किसी को याद है या किसी को जहन में हो? सर SP फाइल। नहीं, पैरामीटर फाइल के अंदर कंट्रोल फाइल का एड्रेस होता है। कंट्रोल फाइल जो होती है इसमें आपके तमाम लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। कंट्रोल फाइल का नाम ही कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर बना हुआ है। कंट्रोल फाइल के अंदर आपके पास कितनी फाइल्स हैं, वो कौन कौन सी डिस्क के ऊपर पड़ी हैं, उनका मिनिमम साइज क्या है, उनका मैक्सिमम साइज क्या है, वो कितना ग्रो कर सकती हैं, करंट वो कितनी भरी हुई हैं, कितनी खाली हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती हैं, कंट्रोल फाइल के अंदर। टेबल स्पेस वन जो है उसमें कितने हमने टेबल्स बनाए हुए हैं। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का टेबल किसी एक सेगमेंट में बना होगा, उस सेगमेंट को कितनी डाटा फाइल्स एलोकेट की हुई है हमने, ये सब इंफॉर्मेशन किस में पड़ी होगी, कंट्रोल फाइल में। तो जब पैरामीटर फाइल को हम ओपन करते हैं और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें कंट्रोल फाइल का एड्रेस होता है। आप जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डीबीएमएस कंट्रोल फाइल के एड्रेस पे जाता है। कंट्रोल फाइल इंतहाई इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके बगैर डेटाबेस चल ही नहीं सकती। तो ये कभी भी एक कॉपी नहीं होती, ये एटलीस्ट दो कॉपीज रखते हैं। इसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आज के मल्टीप्लेक्स सिनेमास नहीं होते, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि लाइव कॉपीज होती हैं एक ही चीज की दो। जो भी अपडेट होगी एक कॉपी में वही साथ साथ किस में अपडेट होती जाएगी, दूसरे में सेम टाइम के ऊपर। एडवांटेज क्या होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है। एक कंट्रोल फाइल की कॉपी कभी ज़ाया भी हो जाएगी तो हम दूसरी कॉपी से काम चला लेंगे। मैक्सिमम 5 कंट्रोल फाइल्स बनाई बनाई जा सकती हैं, 5 कॉपीज मेंटेन की जा सकती हैं। जितनी ज़्यादा कॉपीज मेंटेन करेंगे उतनी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली उतनी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हर एक्टिविटी जो कंट्रोल फाइल में लिखवानी है फिर वो 5 दफ़ा लिखवानी पड़ेगी, तो जितनी राइटिंग इंक्रीज करेगी उससे भी एफिशिएंसी कम होती है। तो नंबर ऑफ कंट्रोल फाइल्स इंक्रीज करने से, उनकी मल्टीप्लेक्सिंग बढ़ाने से एफिशिएंसी कम होती है, और क्या चीज़ ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू? आगे चलें हम। यस सर। सो शटडाउन पे जब स्टार्टअप की कमांड दी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो पैरामीटर फाइल को रीड किया डीबीएमएस ने और इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, यानी मेमोरी स्ट्रक्चर्स जो भी थे वो उसने उसे ले लिए, एलोकेट कर दी। उसी में एक फाइल और का एड्रेस मिल गया, पैरामीटर फाइल, दैट इज नाउन एज कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल को जब डीबीएमएस जाके ओपन करेगा तो हम कहेंगे ये नो माउंट से माउंट में आ गया। ये नो माउंट से क्या आ गया है, माउंट स्टेट में आ गया। अब वो जाके एक कॉपी है, एटलीस्ट दो कॉपीज तो होंगी, दो कॉपीज है, तीन है, चार है या पांच है, वो पांचों कॉपीज को क्या करेगा, जाके ओपन कर देगा। अगर पांचों कंट्रोल फाइल्स की कॉपीज इंटैक्ट है, या अगर दो कॉपीज हमने कन्फिगर की है तो दो कॉपीज अगर कंट्रोल फाइल की इंटैक्ट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने एड्रेसेस के ऊपर मौजूद हैं और वो जाके ओपन हो जाती हैं, तो इसका मतलब है माउंट स्टेट में हम आ गए। सो सेकंड फेज हमारे पास स्टेप था माउंट। माउंट स्टेट में जब वो फाइल्स ओपन हो गई तो अब हमें तमाम फाइल्स के एड्रेसेस मिल गए।
कि हमारे पास यूज़र फाइल्स हैं कितनी, कितनी डीबी फाइल्स हैं, वो कौन कौन से एड्रेस के ऊपर पड़ी हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं। हमने जाके वो वाली तमाम फाइल्स जो हमें कंट्रोल फाइल में जिनके एड्रेसेस मिले थे, जाके उन तमाम फाइल्स को क्या किया, ओपन कर लिया। अगर वो तमाम फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई तो हम कहेंगे कि हमारी डेटाबेस ओपन हो गई। अगर उनमें से कोई एक फाइल भी करप्ट होगी तो डेटाबेस ओपन नहीं होगी। तो डेटाबेस को स्टार्ट करने के ये 4 स्टेप्स हैं: शट डाउन, नो माउंट, माउंट और ओपन। इसमें किसी को कोई इशू इसमें किसी को कोई इशू है जी? No, sir. ठीक हो गया। अच्छा, जो ईमान खान, आप मुझे एक दफ़ा रिपीट कर दें कि 4 स्टेप्स हैं कौन कौन सर आपने बताया कि हम पहले स्टार्टअप लेंगे, उसके बाद नो माउंट की स्टेज में जाएंगे और पैरामीटर फाइल्स रीड करेंगे जो कि कंट्रोल फाइल्स कहलाती है। फिर से? आपने ठीक कहा है है। वहां से हम माउंट की स्टेज में जाएंगे जहाँ इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो हमें बताएगा कि कितने यूजर हैं, कितने यूजर फाइल्स हैं, कितने डीबी फाइल्स हैं, और उसके बाद हम ओपन की स्टेज में आ जाएंगे और डीबी एमएस ओपन हो जाएगा, डेटाबेस ओपन क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस क्रिएट नहीं हो जाएगी, डेटाबेस ओपन हो जाएगी। डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम उसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। स्टार्टअप की कमांड है, ये कमांड देंगे तो वो जो चारों स्टेप्स हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। हम स्टार्टअप की कमांड देंगे, हमें डेटाबेस स्टार्टअप नज़र आ जाएगी। बैक एंड पे ये 4 स्टेप्स होते हैं जो डीबीएमएस परफॉर्म करता है, जो लास्ट स्लाइड में हम देखे थे। अगर हम स्टार्टअप की कमांड देंगे तो डिफ़ॉल्ट फाइल से ओपन कर देगा। अगर हम अपनी मर्जी की कमांड से ओपन करना चाह रहे हैं तो स्टार्टअप के आगे उस फाइल का क्या दे देंगे, एड्रेस दे देंगे। अल्टर डेटाबेस DB01 माउंट आ गया। डेटाबेस को डायरेक्ट ओपन करना भी ज़रूरी नहीं, उसको माउंट स्टेट में भी स्टार्ट किया जा सकता है। उसके लिए अल्टर डेटाबेस DB01 माउंट है। माउंट स्टेट में डेटाबेस को हमेशा तब स्टार्ट करेंगे जब उसकी कोई मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी करनी है। वो किस किस्म की मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो हम देखेंगे कि हमने किसी फाइल का एड्रेस चेंज करना है, किसी को फाइल को ड्रॉप कर देना है, किसी को नई ऐड करनी है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हम माउंट स्टेट में ऐड करते हैं, कब करते हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। हम डेटाबेस को नो माउंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। नो माउंट में जब स्टार्ट करेंगे तो हम किसी पैरामीटर का वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम होगा वो नो माउंट में हो सकता है। माउंट में फिजिकल फाइल्स के एड्रेसेस चेंज किए जा सकते हैं, कोई फाइल ड्रॉप भी की जा सकती है। तो माउंट में ये एक्टिविटीज़ होती हैं। नो माउंट में जो है पैरामीटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। तो ये 2 काम है। तो डेटाबेस को ओपन करने के अलावा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर उसको रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस के लिए तो अल्टर डेटाबेस DB01 माउंट की कमांड में भी स्टार्ट कर सकता है, माउंट की स्टेट में भी स्टार्ट कर सकता है और नो माउंट की स्टेट में भी कर सकता है। ओपन द डेटाबेस एज अ रीड ओनली डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस DB01 ओपन रीड ओनली। इसका मतलब है कि इसमें अब कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ना आप इंसर्ट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डीडीएल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो सकती हैं। यानी आप टेबल ड्रॉप कर सकते हैं, किसी कॉलम को अल्टर कर सकते हैं, टेबल के नेम को अल्टर कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो रीड ओनली के केस में डीएमएल कमांड्स अलाउड नहीं होती, डीडीएल कमांड्स अलाउड होती हैं। इन जनरल हमारा ख्याल ये है कि रीड ओनली के केस में कुछ भी नहीं होता। रीड ओनली में सिर्फ डीएमएल कमांड्स पर पाबंदी होती है, डीडीएल कमांड्स पे पाबंदी नहीं होती। सर ये आपने DML और DDL ये क्या चीज़ है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में 3 कमांड्स आती हैं: इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। ये एसक्यूएल के सब पार्ट्स ही हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसक्यूएल में डीएमएल का मतलब है इंसर्ट की कमांड, अपडेट की कमांड और डिलीट की कमांड। ये अलाउड नहीं है रीड ओनली मोड के अंदर। डीडीएल कमांड्स कौन सी हैं? क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, जो स्ट्रक्चर बनाती हैं।
तो हम डीएमएल कमांड्स अलाउड नहीं करते हैं रीड ओनली में, लेकिन डीडीएल कमांड्स अलाउड होती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? सर किसी सॉफ्टवेयर पे इन्हें रन भी करके दिखा दें काइंडली तो। बेटा इसको किसी सॉफ्टवेयर पे रन नहीं करना है, इसको आपने ओरेकल पे ही रन करना है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ सर्वर की एक्सेस हमें मिल जाए, और अदरवाइज आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये अपने लैपटॉप के ऊपर 8, 9, 10, 11 में से कौन सी भी ओरेकल की आपको मिले, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कोई लिंक भी अवेलेबल कर दूं, आप अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल करें। और जब आप सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे तो एक दिन में हम इसकी ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये ओके इतनी सर। मुश्किल बात नहीं है। जी जी बोले। सर डीडीएल की दोबारा बता दें कमांड्स। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यार। ठीक है। सर एक अच्छा, क्वेश्चन है, वो कमांड्स जो बताइए आपने, क्रिएट टेबल और कौन सी। क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल। जी सर एक जी क्वेश्चन है, बोले। सर एक क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हम डायरेक्ट उस पे नॉन माउंट पे भी जा सकते हैं, लेकिन जी हमने अब स्टार्टिंग की कमांड से पहले हम पीएफ फाइल रीड करेंगे तो फिर हम आगे नॉन माउंट पे जाएंगे, क्योंकि इंस्टेंस ही नहीं मेरा क्रिएट होगा। वहां पे जाने का मतलब था कि हम स्टार्टअप से पहले रुक सकते हैं, डायरेक्ट तो जा ही नहीं ना सकते, स्टेप तो वन बाय हाँ, वन ही होगा। ठीक है सर, ये पूछना था। अच्छा जी, स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट। स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मोड है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस को रिस्ट्रिक्टेड मोड में चलाने के लिए। इससे तमाम यूज़र को इसकी एक्सेस हासिल नहीं होती, सिर्फ वो ही यूज़र डेटाबेस से कनेक्ट हो सकेंगे जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड सेशन की कमांड, रिस्ट्रिक्टेड सेशन का प्रिविलेज है। वही रिस्ट्रिक्टेड सेशन में डेटाबेस से कनेक्ट हो सकेंगे और कोई कनेक्ट नहीं हो सकेगा। स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आम यूजर डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं हो सकता, सिर्फ वो स्पेसिफिक यूजर जिनको रिस्ट्रिक्ट का प्रिविलेज हासिल है वो कनेक्ट होंगे डेटाबेस से, बाकी कनेक्ट नहीं होंगे। अगर मैं एग्जिस्टिंग रनिंग डेटाबेस जो नॉर्मल मोड में चल रही है उसको रिस्ट्रिक्टिंग में कन्वर्ट करता हूँ तो उसके लिए कमांड है अल्टर सिस्टम इनेबल रिस्ट्रिक्टेड सेशन। तो अब पहले तो वो चल रही थी तमाम यूजर्स के लिए, अब वो कन्वर्ट हो गई है रिस्ट्रिक्टेड मोड में। अब जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा तो कोई नया यूजर जिसके पास रिस्ट्रिक्टेड की एक्सेस नहीं है वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकेगा, लेकिन पुराने यूजर्स जो ऑलरेडी डेटाबेस से कनेक्टेड हैं वो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट ही रहेंगे। एक मिनट मुझे दें। अच्छा जी, सो अल्टर रिस्ट्रिक्टेड इनेबल सेशन की जब हमने बात करती तो इसका मतलब है हमारे पास करंट जो यूजर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जो नॉर्मल यूजर हैं, वो डेटाबेस से क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। लेकिन जो भी नया यूजर डेटाबेस से कनेक्ट होगा उसके पास रिस्ट्रिक्टेड मोड की एक्सेस होनी क्या है, जरूरी है। तो इसका मतलब है अगर मैं नॉर्मल चलने वाले सेशन को कन्वर्ट कर देता हूँ रिस्ट्रिक्टेड सेशन के अंदर, तो ये पुराने यूजर्स के काम करने पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, वो काम करते रहेंगे। लेकिन नए यूजर ऐसे जो नॉर्मल यूजर हैं और रिस्ट्रिक्टेड सेशन नहीं रखते वो कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, लेकिन पुराने यूजर्स जो हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। थैंक यू। अब आप जो बाबा की क्लास हो रही है, बाय 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 बाय। पापा बाहर तो गर्मी है, गर्मी आप नीचे जाके बैठ एक सेकंड जी।
अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टअप माउंट अल्टर डेटाबेस जो सर ओपन। ये जो स्टार्टअप जी की जी स्ट्रक्चर की कमांड है, ये जो आपने दो कमांड्स बताई हैं पीछे, तो ये जी दोनों जी करते हैं कि पुराने यूजर को एक्सेस चलने देती है और न्यू वाले पे रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जी जी। की बात कर रहे थे क्या? सेकंड की बात कर रहा था। नहीं, मैंने कहा सिर्फ सेकंड कमांड ऐसा करेगी कि पुराने वालों को ऐसे चलने देगी। देखो दूसरे वाले में तो स्टार्टअप रिस्ट्रिक्ट मैं कर रहा हूँ कि मैं स्टार्ट ही डेटाबेस को रिस्ट्रिक्टेड मोड में कर रहा हूँ। अगर वो स्टार्ट ही रिस्ट्रिक्टेड मोड में होगी तो नॉर्मल यूजर कभी कनेक्ट ही नहीं होगा। सर दूसरे केस में मैं आल्टर आल्टर कर रहा हूँ, ये अगर मैं पिछली स्लाइड पे आ जाऊँ, दूसरे केस में मैं आल्टर सिस्टम इनेबल रिस्ट्रिक्टेड सेशन कर रहा हूँ। इसका मतलब है डेटाबेस इज ऑलरेडी स्टार्ट है, उस पर लोग काम कर रहे हैं और अब मैंने उसको रिस्ट्रिक्टेड सेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक है, आने वाले यूजर्स को तो अलाउड नहीं होगा वो कनेक्ट हो, लेकिन पुराने वालों की वर्किंग में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है। Startup mount, alter database open read only. Can be used to execute queries, execute disk sorts, using locally managed table spaces, take data files offline and online, but not table spaces, perform recovery of offline data files and table space. वो कहता है यार रीड ओनली का में ये नीचे वाली तमाम एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं जो नीचे नजर आ रही हैं। इसमें एग्जीक्यूट डिस्क सॉर्ट्स क्या होते हैं, लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस क्या होती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, रिकवरी ऑफ डाटा फाइल्स एंड डाटा फाइल, ये सब 8वें चैप्टर के अंदर जाके हमारे पास आने, तो वहाँ जाके हमें पता लगेगा कि माउंट स्टेट में ये एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं जो मेंटेनेंस रिलेटेड है। तो वो हम 8वें चैप्टर में जाके इसकी डिटेल देखेंगे। ये है डेटाबेस का शटडाउन के मोड। 4 मोड है, अबॉर्ट, इमीडिएट, ट्रांजैक्शनल एंड नॉर्मल। ठीक हो गया। इसमें अगर मैं सिर्फ डेटाबेस को शटडाउन की कमांड देता हूं तो वो नॉर्मल मोड में बंद हो जाएगी। नॉर्मल मोड में बंद क्या होगी कि जैसे मैं शटडाउन की कमांड दूंगा तो जितने कोई नया पहला कोई नया कनेक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कोई अब नया यूजर डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन पुराने यूजर्स को तंग नहीं किया जाएगा। जब तक तमाम यूजर्स लॉग आउट नहीं हो जाएंगे डेटाबेस शटडाउन नहीं होगा। अगर एक यूजर शटडाउन की कमांड के बाद 15 घंटे भी लॉगिन रहता है तो 15 घंटे तक डेटाबेस बंद नहीं होगी। ये किसका बिहेवियर है? नॉर्मल मोड का। ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शनल में हमारे पास क्या होगा, जैसे ही मैं शट डाउन ट्रांजैक्शनल की कमांड दूंगा तो पहले की तरह कोई नया कनेक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। करंट सेशंस जो हैं उनको टर्मिनेट करने की तरफ जाया जाएगा, लेकिन करंट सेशंस को भी टर्मिनेट तब तक नहीं करेंगे जब तक करंट ट्रांजैक्शन खत्म ना हो। अगर मैं यूजर डेटाबेस से कनेक्ट हूँ और मैंने कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो वो मुझे डिस्कनेक्ट कर देगा और डेटाबेस को शट डाउन कर देगा। लेकिन अगर मैं डेटाबेस से कनेक्ट हूँ और मैं एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो मेरी क्यूरी के ख़त्म होने का वेट करेगा। जब मेरी क्यूरी सक्सेसफुली ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो मुझे क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा और डेटाबेस को शट डाउन कर देगा। तो ट्रांजैक्शनल मोड जो है वो नॉर्मल मोड से ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि नॉर्मल मोड में हमने तमाम यूज़र्स के डिस्कनेक्ट होने का वेट करना था कि वो कब लॉग आउट होंगे। इस केस में हम उनको खुद डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी करंट ट्रांजैक्शंस जो चल रही होती हैं उनके ख़त्म होने का वेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शनल मोड। तीसरा, वंस अगेन जब शट डाउन इमीडिएट की कमांड मैं दूंगा तो वो कोई किसी भी नए यूज़र कनेक्शन को अलाउड नहीं करेगा। तमाम यूज़र्स को वो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करवा देगा डेटाबेस से, और किसी यूजर की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का भी वेट नहीं करेगा। अगर किसी की ट्रांजैक्शन चल रही है तो उस ट्रांजैक्शन को भी क्या करवा देगा, अबॉर्ट करवा देगा।
जब तमाम ट्रांजैक्शंस खत्म कर दी उसने, तमाम यूजर्स को भी उसने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट करवा दिया, तो अब जोन सी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं होने दी उसने, वो उन ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करवाएगा और रोल बैक करवा के डाटाबेस को शट डाउन कर देगा। इसमें सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है? इमीडिएट। सबसे स्लो कौन सा था? नॉर्मल। उससे कुछ बेहतर था ट्रांजैक्शनल, उससे कुछ बेहतर है इमीडिएट। और इन तीनों में ये खास बात, इमीडिएट और नॉर्मल तो फिर दोनों सेम हो गए। बेटा भी आप मेरी बात सुनो, इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया, इमीडिएट हो गया। इन तीनों केसेस का एडवांटेज ये है कि जब डेटाबेस शट डाउन होती है तो तमाम ट्रांजैक्शंस यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई होती हैं या रोल बैक हो जाती हैं। हमने बोला क्या है, नॉर्मल में तो हर यूजर के लॉग आउट होने का वेट करना है। ट्रांजैक्शनल में क्या होना है, हर यूजर की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का वेट करना है, उसे नई ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करनी। इमीडिएट में ना यूजर के लॉग आउट का वेट करना है, ना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का वेट करना है, उनको खत्म कर देना है। लेकिन जो जो ट्रांजैक्शन आप अबॉर्ट करेंगे, टर्मिनेट करवा देंगे दरमियान में, उसको रोल बैक करेंगे। नॉर्मल, ट्रांजैक्शनल और इमीडिएट, इन तीनों का एडवांटेज ये होता है कि डेटाबेस जब शट डाउन होती है तो तमाम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो रिकवर्ड मोड में होती हैं, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकवरी की ज़रूरत नहीं होती। डेटाबेस जो होती है कंसिस्टेंट हालत में बंद होती है। लेकिन चौथा मोड जो हमारे पास है, इसको अबॉर्ट बोलते हैं। ये क्या कहते हैं? ना नया कनेक्शन अलाउ करना है, ये कहता है कि ना नया कनेक्शन अलाउ करना है, ना नई ट्रांजैक्शन अलाउ करनी है, एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस को टर्मिनेट कर देना है और उनको रोल बैक करने का मौका भी नहीं देना। तो ये सबसे फास्ट है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि नेक्स्ट स्टार्टअप में अगर हम डेटाबेस को स्टार्ट करने जाएंगे तो डेटाबेस स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि उसे रिकवरी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टर्मिनेट हुई होंगी, रोल बैक नहीं हुई होंगी। तो हमें उन तमाम ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ेगा? रिकवर करना पड़ेगा। तो नॉर्मल, ट्रांजैक्शनल और इमीडिएट के केस में हमें ट्रांजैक्शन की रिकवरी रिक्वायर्ड नहीं होती जब हम इन तीनों मोड्स में शट डाउन करते हैं डेटाबेस को। लेकिन अगर हम अबॉर्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टार्टअप में हमें क्या रिक्वायर्ड होगी? रिकवरी रिक्वायर्ड होगी। ये एक स्लाइड है रिकवरी की, इसको देखें फिर इस पे हम बात करते हैं। जी, नॉर्मल, ट्रांजैक्शनल और इमीडिएट के केस में ये वाली डायग्राम चलेगी। ऑन द वे डाउन, शट डाउन करते हुए क्या होगा? डेटाबेस बफर कैशेस रिटर्न टू द डाटा फाइल्स, अनकमिटेड चेंजेस रोल बैक, रिसोर्सेज रिलीज्ड। डेटाबेस किस हालत में होगी? कंसिस्टेंट हालत में। ऑन द वे अप, नो इंस्टेंस रिकवरी रिक्वायर्ड, कोई डाटा ज़ाया नहीं हो रहा, इंस्टेंस में पड़ा हुआ सारा कुछ परफेक्टली हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको क्या करेंगे? डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अबॉर्ट को, या इंस्टेंस फेलियर को, या स्टार्टअप फोर्स को, इन तीनों केसेस का बिहेवियर एक ही है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट हालत में नहीं होगी। अब ऑन द वे डाउन की बात करें तो मॉडिफाइड बफर्स आर नॉट रिटर्न टू द डाटा फाइल्स, uncommitted changes are rolled back. On the way up, redo logs used to reapply changes, undo segments used to roll back uncommitted changes, resources released. तो जो काम हम पहले लेफ्ट साइड पे शटडाउन से पहले कर रहे थे, वो काम फिर हमें स्टार्टअप पे नहीं करने पड़ते। अगर हमने ये लेफ्ट साइड पे शटडाउन करते हुए ये काम नहीं किए तो स्टार्टअप के ऊपर हमें ये काम करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, रीडू लॉग यूज टू रीअप्लाई चेंजेस, इसको हम रोल फॉरवर्ड भी बोलते हैं। इसको हम क्या भी बोलते हैं? रोल फॉरवर्ड। अनडू सेगमेंट्स यूज टू कमिट रोल बैक चेंजेस, इसको हम रोल बैक भी बोलते हैं और अनडू भी बोलते हैं। दोनों का मतलब आपको पता है। तो रिकवरी के कुछ स्टेप्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले आप मुझे यहाँ तक बताएं कि आपको बात समझ आई है। शटडाउन के फेजेस के बाद ये जो स्टार्टअप के फेजेस हम लोगों ने बताए आपको, स्टार्टअप के बाद जो शटडाउन के बताएं, कोई जो क्वेश्चंस हैं पहले वो। सर ऑन द वे आप मसलन कि हम लोग अबॉर्ट करते हैं तो सीधा अबॉर्ट हो जाएगा, सारे
कोई स्टेप नहीं चलेगा, सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे तो हमें उसके बाद ये अप वाले सारे स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अभी मैं आपको अब रिकवरी मैंने समझानी है। मुझे आज में गला खराब होने की वजह से ऑफिस गया नहीं हूँ, और मुझे आप लोगों को, मैं अगर पेज के ऊपर लिखूंगा तो क्या आपको नजर आएगा? एक लेट मी चेक। अच्छा जी, एक सेकेंड। एक सेकंड, मुझे एक स्लाइड निकाल लेने दें, शायद उससे मैं आपको ज्यादा आसानी से समझा सकूं। अच्छा जी, आप मुझे एक बात ये याद करवा दें कि आप लोगों ने इसी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस पढ़ी हुई? आप लोगों ने इसी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस पढ़ी हुई? नो सर, नो नो। सर। अच्छा, चलो
थोड़ी सी आपको पहले ये बात बतानी पड़ेगी, फिर रिकवरी में आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, पहली बात, ट्रांजैक्शन क्या होती है? पेन पेंसिल पकड़ लें ज़रा कोई, और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखें। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन, transaction is an operation or set of operation which take database from one consistent state to another consistent state. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, transaction is an operation or set of operations which take database from one consistent state to another consistent state. ट्रांजैक्शन जो है ये डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट तक लेके जा सकती है। ये एक ऑपरेशन भी हो सकता है और ये एक से ज्यादा ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। अगला सुनिए जी, ट्रांजैक्शन इज अ वैलिड बिजनेस ऑपरेशन। अगली डेफिनेशन मैंने क्या किया है? ट्रांजैक्शन इज अ वैलिड बिजनेस ऑपरेशन। अगला सुने, ट्रांजैक्शन इज एन एटॉमिक यूनिट। अब अगर मैं ट्रांजैक्शन की एग्जांपल की बात करूं तो हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, ये ट्रांजैक्शन है। मैं आपकी आज अटेंडेंस लगाऊंगा क्लास के बाद, ये भी एक ट्रांजैक्शन। आप ग्रोसरी स्टोर से जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, उसे पैसे देते हैं, वो चीज़ें ले लेते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। एकेडमिक्स के अंदर आपकी अटेंडेंस मार्क करना, आपका क्विज लेना, आपका मिड लेना, आपका फाइनल लेना, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी बिजनेस में जो वैलिड ऑपरेशंस हैं उस बिजनेस के, वो सब ट्रांजैक्शंस हैं। बैंक्स के हिसाब से पैसे जमा करवाना ट्रांजैक्शन है, पैसे निकलवाना ट्रांजैक्शन है, पैसे किसी को ट्रांसफ़र करना क्या है? ट्रांजैक्शन। तो ये सारी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अब जैसे अगर मैं एटीएम से पैसे निकलवाने की बात करूं तो मैं जाता हूं, एटीएम कार्ड एंटर करता हूं, वो देखता है ये वैलिड कार्ड है या नहीं है, उसके ऊपर रेडियो चिप लगी होती है जिससे वो पढ़ लेता है। चिप से इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वैलिड करता है कि हाँ ये सही कार्ड है, तो वो कहता है अच्छा इसका पासवर्ड एंटर करें। आप पासवर्ड एंटर करते हैं, अगर सही पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको ऑप्शंस दे देते हैं कि आपने पैसे निकलवाने हैं या पैसे जमा करवाने हैं या क्या करवाना है। वो ऑप्शंस जो हैं वो भी सिलेक्ट की कमांड से सिलेक्ट होके आ रही। आप कहते हैं पैसे निकलवाने हैं, वो आपको फिर 4 ऑप्शंस दे देता है कि कितने पैसे निकलवाने। मैं कहता हूँ 10,000 का निकलवाना है, तो जैसे मैं कहूँगा कि 10,000 रुपीज़ निकलवाना है, तो वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट से 10,000 को माइनस कर देगा और ट्रांजैक्शन वाले टेबल में 10,000 क्या कर देगा, ऐड कर देगा। फिर वो प्रिंटर को क्या कहेगा कि प्रिंट कर दो स्लिप, और साथ ही पैसे काउंटर को कहेगा पैसे गिन कर दे दो। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस केस में एक ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हमने क्या किया, हमने बैंक से पैसे निकलवाए, लेकिन इस एक एक्टिविटी के लिए कोई 10 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमने पहली डेफिनेशन क्या थी, एन ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशन विच परफॉर्म which takes database from one consistent state to another consistent state is known as a transaction. ट्रांजैक्शन को हम लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क भी कहते हैं। अब इन 10 ऑपरेशंस की मदद से हमने एक लॉजिकल टास्क परफॉर्म किया, और वो लॉजिकल टास्क किया कि हमने क्या किया, हमने पैसे निकलवाए, और तो कोई काम नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ अटेंडेंस लगाने से, तो एक इंसर्ट की कमांड चलेगी और वो अटेंडेंस परफॉर्म कर देगी, वो भी एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। सो कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए एक ऑपरेशन भी बहुत है और कुछ ट्रांजैक्शन के लिए सेट ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है। वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो वो वाली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। असल में ट्रांजैक्शन क्या है, अ वैलिड बिजनेस ऑपरेशन, अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। हम इसको क्या भी बोलते हैं ट्रांजैक्शन को,
अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है जी, और ये एक ऑपरेशन से भी परफॉर्म हो सकता है और एक सेट ऑफ ऑपरेशंस भी हो सकता है जो उस लॉजिकल टास्क को क्या कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो। आपको ट्रांजैक्शन की अब समझ आती जी? कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। अच्छा अच्छा। ट्रांजैक्शन की इसके बाद 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इनमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी स्टैंड्स फॉर, हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं, ऑल और नथिंग। एटॉमिसिटी मींस ऑल और नथिंग। ऑल और ऑल और नथिंग का मतलब हमारे पास ये है, यहाँ ट्रांजैक्शन 100% एग्जीक्यूट होगी या वो 0% पे आ जाएगी वापस। ट्रांजैक्शन दरमियान में कहीं रुक नहीं सकती। यानी आप ये एग्जांपल देखें, अगर रुकेगी तो नुकसान क्या होगा। मैं कहता हूँ मैंने अकाउंट से 10,000 रुपये निकाले, जैसे ही मैंने 10,000 निकालने की कमांड दी, उसने मेरे बैलेंस में से 10,000 माइनस कर दिया और ट्रांजैक्शन वाले टेबल में इंसर्ट करनी है एक ट्रांजैक्शन, इस यूजर ने इस एटीएम मशीन से इस कार्ड के अगेंस्ट इतने पैसे निकलवाए। लेकिन जैसे ही वो इंसर्ट वाली कमांड की तरफ जाता है, लाइट चली जाती है। अब नेक्स्ट स्टार्टअप पे अगर हम डेटाबेस को ओपन करते हैं तो आधी कमांड्स एग्जीक्यूट हुई, आधी कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो नुकसान क्या होगा कि मेरे बैलेंस में से 10,000 माइनस होगा, वो पैसे मुझे मिले भी नहीं है और वो मेरे बैलेंस में से कम होंगे। और जब मैं उसकी ट्रैकिंग करने के लिए कहाँ जाऊँगा, ट्रांजैक्शनल टेबल में, तो मुझे उन 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो अगर ट्रांजैक्शन 0 से स्टार्ट करके 100 पे पहुँचते हैं तो 0 भी कंसिस्टेंट है, 100 भी कंसिस्टेंट है, लेकिन दरमियान में अगर कहीं डाटा ट्रांजैक्शन रुकती है तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम डेटाबेस में कहते हैं एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी को फुलफिल करें, यानी ऑल और नथिंग। या तो वो 100% एग्जीक्यूट होगा या वो वापस काम पर पे लेके आना है 0 पॉइंट के ऊपर। ऐसे केसेस में अगर ट्रांजैक्शन दरमियान में किसी जगह पे फेल हो जाती है या पूरी नहीं हो पाती, तो हम उसे रोल बैक करके पहले 0 पॉइंट के ऊपर ले आते हैं। 0 पॉइंट पे लाने का फायदा क्या होता है कि डेटे में कभी भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। क्या एटॉमिसिटी का मतलब पता लगा आपको? जी, एटॉमिसिटी। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के 4 लेवल हैं। पहला, एक ट्रांजैक्शन राइट करेगी तो दूसरी ट्रांजैक्शन राइट नहीं, एक ट्रांजैक्शन राइट करेगी तो दूसरी ट्रांजैक्शन राइट नहीं करेगी। अगर 2 ट्रांजैक्शन एट अ सेम टाइम राइट करेंगी तो लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम का नाम क्या है? लॉस्ट अपडेट। किस केस में आनी है? अगर राइटिंग के साथ राइटिंग होती है। अब देखो, x की वैल्यू है 3, एक डाटा ऑब्जेक्ट है x, उसकी वैल्यू है 3। मैं जाके उसमें 2 का इंक्रीमेंट करता हूँ। सेम टाइम के ऊपर कोई और शख्स जाके उसी डाटे के अंदर 5 का इंक्रीमेंट करता है। जब मैं 2 का इंक्रीमेंट करूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5, वो 5 का करेगा तो उसकी वैल्यूज हो जाएगी 10। लेकिन ट्रांजैक्शन की हमेशा 2 एंडिंग पॉइंट्स होती हैं, या वो कमिट होती है या वो अबॉर्ट होती है। कमिट का मतलब है फाइनल हो गया, अबॉर्ट का मतलब है उसे रोल बैक करना है। अब हम में से जो बाद में कमिट करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने पहले कमिट किया और उसने बाद में कमिट किया, दोनों को इनिशियल वैल्यू 3 मिली थी। मैंने उसमें 2 का इंक्रीमेंट किया, उसने 5 का इंक्रीमेंट किया। टेक्निकली रिजल्ट आना चाहिए था 10, लेकिन जो बाद में कमिट करेगा उसकी वैल्यू तो नजर आएगी, जिसने पहले कमिट कर दिया उसकी वैल्यू नजर नहीं आएगी। तो टेक्निकली एट द एंड ऑफ 2 ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 होने के बजाय क्या हो जाएगी 3 + 5। जो 2 का इंक्रीमेंट मैंने किया था वो नजर ही नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम को लॉस्ट अपडेट बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि 2 यूजर एक ही वक्त में एक ही डेटा आइटम के ऊपर 2 ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते राइट के,
अगर दो राइट के ऑपरेशन इकट्ठे परफॉर्म होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम का नाम क्या है? लॉस्ट अपडेट। पहले जो अपडेट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आएगी नहीं, जो बाद में अपडेट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। क्या ये बात समझ आती? यस सर। ठीक हो गया। ये कंसिस्टेंसी का लेवल 1। कंसिस्टेंसी का लेवल 2 है। कंसिस्टेंसी का लेवल 2 है कि एक ट्रांजैक्शन अगर राइट कर रही है तो दूसरी उसको रीड भी नहीं करेगी। अगर रीड करेगी तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम का नाम है कैस्केडिंग अबॉर्ट। पहले हमने राइट के साथ राइट अलाउ नहीं किया था, अब हम राइट के साथ रीड भी अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा जी, इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि मैंने पीआईए की टिकट बुक करवानी है और 2 ऑफिसेज लाहौर में चल रहे हैं, एक बरकत मार्केट में और एक माल रोड पे। मैं बरकत मार्केट वाले ऑफिस में जाता हूं और उसे जाके कहता हूं आज शाम 5 बजे वाली फ्लाइट में मुझे लाहौर से कराची 3 टिकट्स चाहिए। उससे 30 समझ आती, वो 30 टिकट्स बुक कर देता है। चाय मंगवा लेता है, मैं चाय पी रहा होता हूँ। सेम टाइम के ऊपर एक यूज़र माल रोड ब्रांच में आता है और वो सेम फ्लाइट के अंदर 5 टिकटें मांगते हैं। मैं उसे कहता हूँ नहीं जी, सारी फ्लाइट बुक होगी। जैसे ही मैं उसे कहता हूँ कि सारी फ्लाइट बुक होगी, वो चला जाता है वहां से। मीनवाइल बरकत मार्केट वाला कहता है जी आपका 4 लाख का बिल बन गया। मैं कहता हूँ यार मैंने 3 टिकट्स की थी, 30 नहीं की थी। वो कहता है अच्छा सॉरी। वो दोबारा उसको अंडू कर देता है और 3 टिकट्स दे देता है। अब जब उसने 30 टिकट्स बुक की थी तो वो कमिट नहीं हुई थी। वो वेल डाटा चेंज तो हो गया था लेकिन कमिट नहीं हुआ था। ऐसे डाटे को डर्टी डाटा बोलते हैं। ऐसे डाटे को क्या बोलते हैं? डर्टी डाटा। तो बरकत मार्केट का डर्टी डाटा किसने व्यू कर लिया? माल रोड ब्रांच ने। जैसे ही माल रोड ब्रांच ने किया, उसने उसके ऊपर एक डिसीजन दे दिया कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है। और उसने डेटाबेस की एक ऐसी स्टेट के ऊपर डिसीजन दे दिया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यानी 30 सीट्स उस टाइम से पहले कभी बुक हुई ही नहीं थी। इसका मतलब है ना सिर्फ इस केस के अंदर हमें 30 सीट से 3 सीट्स वाली ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ा, बल्कि इसकी बेसिस के ऊपर होने वाले जितने भी डिसीजंस थे हमें उनको भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो ना सिर्फ हमें बरकत मार्केट वाली ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा, बल्कि माल रोड वाली ट्रांजैक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा। कैस्केड हायरार्की को बोलते हैं। तो कैस्केडिंग अबॉर्ट का मतलब हुआ पेरेंट ट्रांजैक्शन को भी रोल बैक करना पड़ेगा और उसके बाद चाइल्ड ट्रांजैक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? सर पहली वाली लेवल को हम लोग क्या नाम देंगे? पहले वाले को हमने कहा था लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम है, राइट के साथ राइट अलाउ नहीं। दूसरे केस में हमने क्या है, 2 ट्रांजेक्शन हैं, एक राइट कर रही है तो दूसरे को रीड भी अलाउ नहीं। अगर अलाउ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम का नाम क्या है? कैस्केडिंग अबाउट। तीसरे को हम बोलेंगे तीसरे को हम बोलेंगे एक ट्रांजेक्शन अगर रीड कर रही है तो दूसरी राइट भी नहीं कर रही। देखो मैं एक डेटे को रीड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपकी क्लास में से ए कितने हैं, वो मुझे नजर आते हैं 3। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों का डाटा मैंने एक ही क्यूरी एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शन में या एक सेट ऑफ ऑपरेशन में 2 दफ़ा चलानी है। पहली दफ़ा नंबर ऑफ एज आपकी क्लास के आते हैं 4, दूसरी दफ़ा नंबर ऑफ एज आते हैं 5। तो ये जो 5वां रिकॉर्ड आ गया, इसका मतलब है जब मैं रीड कर रहा था तो किसी और ने इसको क्या कर दिया? राइट कर दिया। ठीक है, ये जो नया रिकॉर्ड आ गया है, पहले 4 थे अब 5 हो गए हैं। इस 5वें रिकॉर्ड को मैं फैंटम टपल बोलूंगा। फैंटम लावारिस को बोलते हैं। फैंटम किसको बोलते हैं? लावारिस को। तो हम कहेंगे हमारे पास लावारिस डाटा आएगा अगर हम
एक ट्रांजैक्शन के ख़त्म होने से पहले उसके डाटा को अपडेट करने की इजाज़त दे देते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन अगर रीड कर रही है तो राइट भी अलाउ नहीं करना। अगर अलाउ करेंगे तो सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम का नाम क्या है? फैंटम टपल्स। तो 3 प्रॉब्लम्स हो गई। पहली हमारे पास आ गई लॉस्ट अपडेट, दूसरी आ गई कैस्केडिंग अबाउट, तीसरी आ गई फैंटम टपल्स। तो टेक्निकली हम क्या कह रहे हैं? 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठी रीड कर सकती हैं बस, ना राइट राइट इकट्ठा हो सकता है, ना रीड राइट इकट्ठा हो सकता है, ना राइट रीड इकट्ठा हो सकता है। इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं। 75% पैरेलल एक्टिविटी अलाउड नहीं, सिर्फ 25% अलाउड है। वो क्या है? रीड के साथ रीड अलाउ है, बाकी कुछ अलाउ नहीं। चौथी कंडीशन, कंसिस्टेंसी का चौथा लेवल। अच्छा, पहला लेवल आ गया, दूसरा अचीव करना है तो पहला तो होना चाहिए, फिर दूसरा होगा। तीसरा अचीव करना है तो पहले 2 तो अचीव हो, तो फिर तीसरा अचीव होगा। सेम, चौथा अचीव करना है तो पहले 3 एक्ट की जो करेक्ट एक्टिविटीज है वो करेक्ट होनी क्या है? जरूरी है। चौथा क्या है? नो कमेंट बिफोर एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के खत्म होने से पहले कोई एंड ऑफ ट्रांजैक्शन से पहले कमिट नहीं हो सकता। मैं आधी ट्रांजैक्शन रन करके कमिट नहीं कर सकता, कमिट हमेशा 100% के बाद होगा। फाइनलाइज ट्रांजैक्शन को दरमियान में करना मुमकिन नहीं, वो हमेशा एंड में जाके फाइनलाइज होगा। ये चौथी कंसिस्टेंसी का पॉइंट है। तो एसिड प्रॉपर्टीज में से ए और सी को हमने देख लिया। थर्ड है हमारे आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन। आइसोलेशन का बड़ा मजे का मतलब है, वो ऐसे है कि जैसे मैं इस टाइम 54 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हर एक को लगाओ कि मैं उसे इंडिविजुअल ट्यूशन दे रहा हूँ। मीन्स काम मैं पैरेलल कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा चले इस बात को इस तरह समझते हैं। मैं कहता हूँ ट्रांजैक्शन 1 चलेगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन 2 चलेगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन 3 चलेगी। क्या कभी कोई प्रॉब्लम आएगी? जो प्रॉब्लम्स अभी हमने डिस्कस की जी। नो सर। इस एग्जीक्यूशन टाइप का या मेथड का नाम क्या लेंगे? अगर मैं इनको आप इसका नाम लें तो पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसको हम कहेंगे सीरियल एग्जीक्यूशन, 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन। सीरियल एग्जीक्यूशन में कभी भी पैरेलल एक्टिविटी वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बात समझ आती है? क्या बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो मैं कहता हूँ टेक्निकली आइसोलेशन का पर्पस ये है कि काम सारे के सारे पैरेलल हो, लेकिन फील और रिजल्ट सीरियल वाला है। दोबारा रिपीट, फील और रिजल्ट कौन सा है? सीरियल वाला, लेकिन हो सारा कुछ क्या? पैरेलल। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आप 50 लोगों को इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ, हर एक को लगे कि फरहाद साहब मुझे इंडिविजुअल ट्यूशन दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड बिहेवियर, कि काम हो पैरेलल लेकिन नजर कैसा है? जैसे ये इंडिविजुअल के साथ ही हो रहा है। फीलिंग और रिजल्टेंट कौन सा आना चाहिए? 1 to 1 एक्टिविटी वाला, लेकिन टेक्निकली हो सारा कुछ क्या रहा हो? पैरेलल। इसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज में से आखिरी है दैट इज सर ये तीसरी थी आइसोलेशन। जी जी हाँ, एसिड प्रॉपर्टीज में ए, सी और आई, तीसरा आइसोलेशन ही होगा ना। एटॉमिसिटी सिंगल थी, कंसिस्टेंसी के 4 लेवल थे, और आइसोलेशन की भी एक ही डेफिनेशन है बस। आखिरी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी फॉर्म्स के ऐड में बहुत आती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है पायदारी। डेटाबेस में ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि अगर एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी तो फिर उसको नेक्स्ट स्टार्टअप पे अवेलेबल होना ज़रूरी है, उसका ज़ाया होना मुमकिन नहीं है। अब ये कैसे डीबीएमएस इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए वो फिर कभी भी ज़ाया ना हो, ये हम आपको रिकवरी में बताएंगे। लेकिन रिकवरी पढ़ाने से पहले आपको एसिड प्रॉपर्टीज़ बतानी ज़रूरी थी। ये जो एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने नेट से, आपको बेशुमार इसकी वो मिल जाएंगी स्लाइड्स। आपने कोई सी स्लाइड्स देख के इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। ये आपको बता रही है कि डेटाबेस को काम कैसा करना चाहिए।
वो उस तरह का काम करेगी कैसे, वो रिकवरी में जाके हम पढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे, इन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम, वो हम रिकवरी में जाके पढ़ेंगे। तो रिकवरी को हम इंशाल्लाह कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल था आप लोगों ने एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ी होंगी, लेकिन आपने नहीं पढ़ी हुई थी तो हमें उस पर टाइम देना पड़ा। अब आपने इसको पढ़ के भी करना है। पहले 10 मिनट में हम एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिस्कशन करेंगे, आप लोग बताएंगे मुझे कि इसमें क्या चीज़ आपको पता लगी और क्या चीज़ पता नहीं लगी, और उसके बाद फिर हम रिकवरी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। जी जी। ड्यूरेबिलिटी आप एक दफा बता दें दोबारा। यार इसको सुन लेना दोबारा, इसको मुझसे क्यों कहलवाती हो, इसे सुनोगे तो समझ नहीं आ जाएगी दोबारा। ठीक है सर। चलो मैं बता देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी आपने क्या है ना, ड्यूरेबिलिटी पूछे आपने। जी सर। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन अगर कमिट हो जाएगी तो उसका ज़ाया होना मुमकिन नहीं। अब कमिट और अबॉर्ट का तो पता है आपको, कि वो भी नहीं पता आप लोगों को? नहीं सीरियसली, आप लोगों ने पढ़ा है कमिट और अबॉर्ट? अभी तो पढ़ा है सर हमने कमिट और चले ठीक है, आप लोगों ने ना एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन नेट से उठा के पढ़ के आनी है नेक्स्ट क्लास में, बगैर पढ़े नहीं आना आप लोगों ने। फिर आपको आगे फर्दर मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो आगे पता कैसे लगेगा। चले ठीक है, थैंक यू।